नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं धर्मा जीएस मास्टर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए 70वीं बीपीएससी मेंस परीक्षा में पूछे गए एक बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक पर एस्से लेकर आया हूं और इस टॉपिक को हम लोग काफ़ी बेहतर तरीके से देखने का प्रयास करेंगे और इसे काफ़ी सरल और काफ़ी ज़्यादा गहराई से समझने का प्रयास करेंगे कि इसको कैसे बेहतर तरीके से लिखा जा सकता था। दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और टेलीग्राम से आप जुड़ जाइए जहां पर आपको पीडीएफ मिल सकेगा। चलिए शुरू करते हैं इस निबंध के टॉपिक को। देखिए, जो 70वीं बीपीएससी के सेक्शन 1 में पहला निबंध यही था कि समकालीन वैश्विक परिप्रेक्ष्य में भारत की महत्ता, इस टॉपिक पर लिखना था। सबसे पहले इसके कुछ शब्दों का अर्थ देखेंगे। जैसे समकालीन, अब देखिए समकालीन का मतलब क्या होता है। समकालीन का मतलब होता है आज के समय में, इस चीज को समझिएगा। वैश्विक परिप्रेक्ष्य में, अब देखिए वैश्विक परिप्रेक्ष्य मतलब पूरी दुनिया के नजरिए से, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की महत्ता, अर्थात भारत की भूमिका या भारत का प्रभाव या भारत का महत्व कितना मजबूत हो गया है, इन संदर्भों में इस निबंध को लिखना था। अर्थात इस निबंध के टॉपिक के प्रत्येक शब्द का आप अर्थ अच्छे से समझ चुके हैं। अब देखिए इस निबंध को कितने डायमेंशन में आपको लिखना था, तो 9 डायमेंशन में इसको पहले लिख देना था। अब देखिए सबसे पहले तो भूमिका हो जाता है किसी भी टॉपिक में। भूमिका लिखने के बाद 9 डायमेंशन, अब कौन कौन सा आयाम आप लिखते हैं चलिए देखते हैं। देखिए पहला आप लिखते हैं आर्थिक शक्ति के दृष्टिकोण से, वैश्विक कूटनीति के दृष्टिकोण से, तीसरा तकनीकी नेतृत्व के दृष्टिकोण से, चौथा पर्यावरणीय नेतृत्व के दृष्टिकोण से, पांचवा सतत विकास लक्ष्य के दृष्टिकोण से, छठा सांस्कृतिक शक्ति के दृष्टिकोण से, उसके बाद सातवां नैतिक और आध्यात्मिक नेतृत्व के दृष्टिकोण से, आठवां मानवीय सहयोग के दृष्टिकोण से और नौ नंबर पर लोकतांत्रिक आदर्श के दृष्टिकोण से। मतलब इतने डायमेंशन को दिखाना था इस निबंध के अंदर। मतलब एक बेहतर निबंध लिखने के लिए, मतलब जहाँ पे 70-80 यदि आपको अंक चाहिए तो इतने डायमेंशन को यह निबंध डिमांड कर रहा था। इसके बाद फिर इसके कुछ चैलेंजेस दिखा देते हैं, सीमाएं, और फिर उसके बाद कुछ सुझाव और फिर अंत में निष्कर्ष, एक बेहतर निष्कर्ष। यदि इतना आप लिख देते हैं तो 75 से लेकर 80 तक भी नंबर आप पा सकते हैं इस टॉपिक में। तो चलिए इसको देखने का प्रयास करते हैं कि कैसे इसको विभिन्न डायमेंशनों में बेहतर तरीके से हम निबंध को लिख सकते थे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले भूमिका से शुरू करेंगे। अब देखिए भूमिका में वही जो मैं कहते आया हूँ कि पहले कुछ अच्छे लाइन से आप शुरुआत करेंगे जिसका प्रभाव काफ़ी सकारात्मक होता है। देखिए, अब भारत की आहट नहीं, भारत का नेतृत्व गूंजेगा, समय के सफर में भारत भविष्य गढ़ेगा। अब देखिए इस पंक्ति का क्या अर्थ है। अब देखिए भारत का प्रभाव आप देखेंगे धीरे धीरे एक प्रकार से उभरता हुआ दिख रहा है। अब भारत की आवाज़ सिर्फ दुनिया में शांत नहीं बल्कि दुनिया में गूंज रहा है। अर्थात भारत अब सिर्फ भागीदारी करने वाला देश नहीं रह गया है बल्कि हर फैसले में एक प्रकार से भागीदारी निभाने वाला देश के रूप में शामिल हो गया है। अर्थात भारत अब सचमुच में भविष्य रचने की मार्ग पर आगे बढ़ चला है। इस पंक्ति का यह अर्थ है। अब फिर आप पैरा चेंज करेंगे और लिखेंगे कि आज जब दुनिया युद्ध, आर्थिक मंदी, जलवायु संकट और तकनीकी प्रतिस्पर्धा जैसे बहुस्तरीय संकटों का सामना कर रही है, तब भारत एक स्थिर, सशक्त और सीमित शक्ति के रूप में उभर रहा है। अर्थात आप देखेंगे जब पूरी दुनिया को देख लीजिए युद्ध में व्यस्त है, चाहे आर्थिक दृष्टिकोण से वैश्विक स्तर पर गिरावट हो रही है या क्लाइमेट चेंज जैसे संकटें आई हुई है, उस नज़रिए से आप देखेंगे तब विश्व में कहीं अस्थिरता का माहौल बना हुआ है। लेकिन भारत को आप देखेंगे कि पूरी तरीके से शांति और अस्थायित्व के दृष्टिकोण से विकास के मार्ग पर बढ़े जा रहा है। अर्थात भारत एक संयम और स्थिरता के साथ दुनिया को भरोसा यह दिलाया है कि मुश्किलों के समय में भी आप उम्मीदों के रास्ते से काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं। फिर आप लिखेंगे कि 21वीं सदी के वैश्विक परिप्रेक्ष्य में भारत केवल एक विकासशील देश नहीं बल्कि एक सॉफ्ट पावर, जनशक्ति का स्रोत और नैतिक नेतृत्व का प्रतीक बन चुका है। भारत अब न केवल अपनी सीमाओं के भीतर बल्कि वैश्विक स्तर पर भी
आशा, संतुलन और सहयोग का संदेश वाहक बन गया है। अब देखिए कैसे, अब देखिए भारत को आप देखेंगे कोरोना काल में ना वैक्सीन बांटने का काम किया। भारत शांति की बात करता है। अब देखेंगे भारत ना विभिन्न विकासशील देशों को आवाज बनकर आगे आने का काम करता है। अब देखेंगे भारत किसी भी मामला हो टकराहट वाला, किसी एक गुट के पक्ष में नहीं जाता है। अर्थात भारत क्या करता है, सबको जोड़ने वाला बन रहा है। मतलब इंडिया की जो नीति है ना, वह कटुता और अहंकार की नहीं है, बल्कि वह संतुलन साध कर पूरी दुनिया में ना एक नया एक संदेश देने का काम किया है। फिर आप पैरा चेंज करेंगे और लिखेंगे कि भारत की आर्थिक शक्ति लगातार बढ़ रही है। आज भारत विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है और डिजिटल भुगतान, स्टार्टअप संस्कृति तथा मेक इन इंडिया जैसे पहलों ने इसे वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का मतलब केंद्र बना दिया है। अब देखिए कैसे केंद्र बना दिया है। अब देखिए डिजिटल इंडिया हो, स्टार्टअप हो, मेक इन इंडिया हो, मतलब इन तमाम प्रकार के कोशिशों ने भारत को कहीं ना एक प्रकार से चमकाने का काम किया है, बेहतर बनाने का काम किया है। आप देखेंगे आज दुनिया में भारत, आज देखेंगे दुनिया के बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर भारत में निवेश करना पसंद करते हैं। मतलब भारत को ना कहीं अपना दोस्त बनाना पसंद कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे हमारे यहाँ बाजार है, भरोसा है, इसलिए आप देखेंगे भारत ना ग्लोबल सप्लाई चेन का ना एक प्रकार से बहुत ही अहम हिस्सा बनता जा रहा है। फिर आप लिखेंगे कि 2023 में G20 की अध्यक्षता ने के माध्यम से भारत ने यह दिखाया कि वह वैश्विक मुद्दों पर नेतृत्व कर सकता है। वैश्विक साउथ के हितों को सामने लाकर भारत ने स्वयं को विकासशील देशों के सच्चे मित्र के रूप में स्थापित किया है। अब देखिए कैसे, अब देखिए 2023 में आप देखेंगे कि G20 के मंच से भारत ने अध्यक्षता करके क्या संदेश दिया। मतलब वसुधैव कुटुंबकम की बात मतलब करता है इंडिया। मतलब कोई भी देश छोटा हो या बड़ा साथ मिलकर आगे बढ़ने की बात करता है। मतलब हम डिजिटल ढांचा के फील्ड में, चाहे हरित विकास या समावेशी सोच के नज़रियों को हम कहीं ना कहीं भारत प्रमुखता देने का मतलब काम किया है। मतलब पहली बार आप देखेंगे दुनिया भारत को एक समाधान दाता के रूप में मतलब देखने का दृष्टिकोण देने का काम किया है। फिर आप पैरा चेंज करके लिखेंगे कि आर्थिक मजबूती के साथ भारत ने वैश्विक कूटनीति में भी संतुलन और संवाद की मिसाल कायम की है। अब देखिए कैसे, अब देखिए भारत को आप ऐसे देखिए, भारत आप देखिएगा दुनिया के बड़े बड़े मतलब एक प्रकार से जो देश है ना, मतलब अलग अलग खेमे में बटे हैं, लेकिन भारत देखिएगा किसी भी खेमा में मतलब जाने का प्रयास नहीं करता है, बल्कि वह सबके साथ संतुलन और संवाद का मिसाल मतलब एक मिसाल देने का मतलब काम किया है। मतलब संतुलन स्थापित करने का काम करता है। मतलब आप देखेंगे कि भारत की आर्थिक प्रगति क्या दिखाता है कि आप बिल्कुल संतुलन और किसी के सामने झुकने वाली न दृष्टिकोण अपनाइए और तटस्थता नीति और सबको साथ लेकर चलने का मतलब प्रयास करिए। और भारत अपने रास्तों से यह बिल्कुल दिखाने का काम किया है। आप देखेंगे कि भारत किसी भी मामले पर संतुलन और संवाद की नीति अपनाने का हमेशा से प्रयास करता आया है। फिर आप लिखेंगे कि रूस यूक्रेन संघर्ष में भारत ने संवाद और शांति की पक्षधरता दिखाई। अब देखिए आप बिल्कुल आप देखे होंगे कि रूस यूक्रेन संघर्ष में भी भारत ने किसी का भी पक्ष नहीं लिया, बल्कि तटस्थ होकर हमेशा शांति के मार्ग अपनाने पर बल देने का काम किया। जहां पश्चिमी देश एक दूसरे को पक्ष लेकर आगे आ रहे थे, वहीं भारत न्यूट्रल अर्थात तटस्थ होकर दोनों देशों से शांति की अपील की और कहीं ना कहीं शांति को बढ़ावा देने का प्रयास किया। फिर आप लिखेंगे कि साथ ही क्वाड, ब्रिक्स और एससीओ और I2U2 जैसे मंचों पर भारत की सक्रिय भागीदारी ने इसे वैश्विक स्थिरता का एक प्रमुख स्तंभ बना दिया है। अब देखिए चाहे हिंद प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा की बात हो, चाहे ब्रिक्स में विकास की बात हो, भारत को आप देखेंगे हर जगह सक्रिय रहता है। I2U2 में ही ले लीजिए, इसमें भी देखिए आप भारत की मतलब दशा और दिशा को आप देख सकते हैं। अब देखिए भारत अब सिर्फ मंचों पर बोलता नहीं है, बल्कि भारत का जो मतलब नया दृष्टिकोण है कहीं ना कहीं भारत की जो सक्रियता हो और जो उसकी स्थिरता का जो मतलब एक प्रकार से महत्वपूर्ण जो सोच है, कहीं ना कहीं भारत को एक मजबूत शक्ति के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया है। अब देखिएगा भारत इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भी एक निर्णायक शक्ति के रूप में उभर रहा है। फिर आप पैरा चेंज करेंगे और लिखेंगे कि राजनयिक संतुलन के साथ साथ भारत ने तकनीकी क्षेत्र में भी उल्लेखनीय प्रगति की है।
यूपीआई मॉडल अब अन्य देशों द्वारा भी अपनाया जा रहा है और डिजिटल सार्वजनिक मंचों में भारत एक वैश्विक उदाहरण बन चुका है। अब देखिए, भारत का जो यूपीआई मॉडल है, अब देखिए कैसे एक प्रकार से ना यह डिजिटल क्रांति के रूप में मतलब प्रसिद्ध हो गया है। मतलब इतनी आसानी से बिना किसी खर्च का आप देखिए करोड़ों लोग पैसे का लेन-देन कर रहे हैं। आप देखेंगे कि फ्रांस हो चाहे सिंगापुर जैसा देश हो, भारत के यह मॉडल को ना अपनाना चाहते हैं। तो कहीं न कहीं भारत इसके माध्यम से दुनिया पर ना एक अपना अमिट छाप छोड़ने का काम किया है। मतलब एक उदाहरण बनकर उभरा है। फिर आप लिखेंगे कि साथ ही साइबर सुरक्षा और कृत्रिम बुद्धिमत्ता अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में भारत वन फ्यूचर अलायंस जैसी अभियानों के जरिए वैश्विक दिशा तय कर रहा है। अब देखिए वन फ्यूचर अलायंस, अब देखिए वन फ्यूचर अलायंस के जरिए भारत एक बहुत ना मतलब सुंदर सपना दिखाने का काम किया है। मतलब क्या, मतलब पूरी दुनिया मिलकर डिजिटल समानता को आगे बढ़ाए, मतलब कोई किसी का पीछा ना करे। मतलब भारत सारे देशों को ना जोड़ने का काम कर रहा है। मतलब भारत को आप देखेंगे ना कि सच में एक प्रकार से ना भविष्य का निर्माता बनकर खुद को सामने ला रहा है और कहीं ना कहीं वैश्विक दिशा को ना तय करने का काम कर रहा है। फिर लिखेंगे कि यह बदलाव केवल तकनीकी उपलब्धियों तक सीमित नहीं बल्कि सामाजिक समावेशन को भी बढ़ावा दे रहा है। अब देखिए भारत का यह मतलब जो बदलाव है ना, चाहे जो दृष्टिकोण है ना, सिर्फ तकनीक तक ही नहीं है बल्कि समस्त रूप से मतलब समावेशी दृष्टिकोण को ना बढ़ाने का प्रयास करता है। फिर आप लिखेंगे कि जहाँ विज्ञान में उड़ान है वहाँ संवेदनाओं की भी पहचान है। भारत विकास के संग साथ संस्कृति की भी जान है। अब देखिए इस पंक्ति का क्या अर्थ है। अब देखिए भारत आप देखेंगे अंतरिक्ष में भी झंडे झंडे गाड़ने का काम किया, डिजिटल क्रांति लाने का काम किया। आप देखेंगे विज्ञान के साथ साथ भारत ना संस्कृति का फील्ड हो चाहे करुणा जैसे मूल्य हो, मतलब ये तमाम बिंदुओं को ना अपने अंदर संभाले हुए है। मतलब इंडिया तकनीक के साथ साथ इंसानियत को भी बनाए रखने का मतलब काम कर रहा है। अर्थात हम भारतीयों ने यह दिखा दिया कि विकास और संस्कार दोनों साथ साथ चल सकते हैं। और फिर आप पैरा चेंज करेंगे और लिखेंगे कि जैसे तकनीक में भारत नवाचार का प्रतीक बन चुका है, वैसे ही अब वह पर्यावरणीय नेतृत्व में भी नई राह दिखा रहा है। लाइफ मिशन के जरिए भारत ने जीवन शैली आधारित पर्यावरणीय जागरूकता की मिसाल कायम की है। अब इसको आप ऐसे समझिए। अब देखिए भारत ना एक्चुअली आप सिर्फ एक तकनीक या इनोवेशन के माध्यम ही इसको प्रतीक के रूप में मत देखिए। आप भारत को ना एक प्रकार से ना समस्त दृष्टिकोण से आप देखिए। मतलब भारत जितना तकनीक में ऊंचाइयां छूने का मतलब प्रयास किया है ना, वैसा ही आप देखेंगे ना पर्यावरण के क्षेत्र में भी अपनी जो दृष्टिकोण से यह दिखाने का प्रयास किया है। जैसे नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में, हरित परियोजनाओं के क्षेत्र में या अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के दृष्टिकोण से आप देखिएगा ना, तो भारत ना एक नया मॉडल बना रहा है। मतलब अब इंडिया ना सिर्फ खुद के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के स्थायी विकास के दृष्टिकोण से मतलब देखने का काम कर रहा है। मतलब अब हम ना भविष्य का पथ प्रदर्शक बनने का काम कर रहे हैं। कौन? भारत। और फिर आप लिखेंगे कि नेट जीरो 2070 का लक्ष्य आईएसए का मतलब इसको समझिए, मतलब अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। सीडीआरआई का मतलब क्या होता है? देखिए कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, इसका मतलब समझिए। अब देखिए इन जैसी पहलों के माध्यम से भारत ने जलवायु नेतृत्व में भी अपना प्रभावशाली उपस्थिति दर्ज कराई है। अर्थात भारत न केवल आगे बढ़ रहा है बल्कि पूरी दुनिया को हरित विकास के पथ पर ले जाने का प्रयास कर रहा है। अब इसका मतलब समझिए। अब देखिए इसका मतलब है भारत ने नेट जीरो 2070 का संकल्प लेकर दुनिया को क्या सिखाया, मतलब क्या बताया। कहीं ना कहीं दुनिया को यह चौंकाने का काम किया, यह प्रेरित करने का काम किया। कहने का मतलब भारत अपने दृष्टिकोण से सारे दुनिया के समक्ष एक मिसाल कायम करने का मतलब प्रयास किया। जलवायु परिवर्तन के खिलाफ आप देखेंगे भारत क्या दिखाया है, समाधान आधारित सोच दिखाई है। मतलब अब हम जलवायु नेतृत्व में भी आगे के पंक्ति में खड़े होने का प्रयास कर रहे हैं। कौन? हमारा भारत। और फिर आप लिखेंगे साथ ही भारत सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में भी अग्रणी भूमिका निभा रहा है, विशेषकर गरीबी उन्मूलन, महिला सशक्तिकरण और स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में। अब देखिए कैसे अब इस दृष्टिकोण से मतलब इन संदर्भों में भारत मतलब बेहतर तरीके से काम कर रहा है। तो देखिए भारत को आप देखेंगे ना कि गरीबी उन्मूलन
का क्षेत्र हो, चाहे स्वच्छ ऊर्जा का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा और स्वास्थ्य जैसा क्षेत्र हो, सभी जगह आप देखेंगे ना तो सतत विकास दृष्टिकोण से विकास करने का प्रयास कर रहा है। अर्थात भारत को आप देखेंगे ना ठोस प्रगति का जो आधार है ना कहीं न कहीं सतत विकास का दृष्टिकोण है। मतलब स्वच्छ भारत अभियान हो, चाहे आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं हो, कहीं न कहीं इसका ना एक प्रकार से रास्ता खोलने का काम किया है। मतलब भारत दुनिया को ना यह दिखा रहा है कि विकास और समावेश साथ-साथ संभव है और इसी कारण देखिएगा ना कि वह वैश्विक विकास की दिशा में प्रेरणा बन रहा है। अर्थात भारत आप देखेंगे कि पूरे दुनिया के विकास की दिशा में ना एक प्रकार से प्रेरणा देने का काम कर रहा है। फिर आप पैरा चेंज करके लिखेंगे कि भारत की सांस्कृतिक शक्ति अब भी विश्व मंच पर चमक रही है। योग, आयुर्वेद, बॉलीवुड, भारतीय खान-पान ने भारत को एक सॉफ्ट पावर के रूप में स्थापित कर दिया है। अब देखिए कैसे सॉफ्ट पावर के रूप में मतलब स्थापित किया है, तो ऐसे समझिए। अब देखिए भारत में तो वैसे भी योग देखिएगा बहुत ज़्यादा प्रचलित है, आयुर्वेद भी बहुत ज़्यादा प्रचलित है, अब बॉलीवुड बहुत लोकप्रिय है। तो मतलब इंडिया का जो योग है, आयुर्वेद है, बॉलीवुड का रहन-सहन है, खान-पान हमारा है, चाहे हमारी जो आध्यात्मिक परंपरा है, कहीं न कहीं दुनिया को ना एक प्रकार से दिल को जीतने का काम किया है। मतलब भारत ने अपनी संस्कृति को दुनिया पर कभी थोपा नहीं, बल्कि हम लोगों ने उसे साझा किया, दुनिया को समझाने का प्रयास किया। मतलब आज दुनिया भारत को एक ऐसी शक्ति के रूप में देखती है, जो तलवार से नहीं, संस्कारों से दिल जीतती है और यही सबसे बड़ी ना सॉफ्ट पावर का मतलब होता है, अर्थात तात्पर्य होता है। फिर आप लिखेंगे कि 2024 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा भारत के प्रस्ताव पर अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष घोषित किया जाना इस सांस्कृतिक नेतृत्व का प्रमाण है। भारत आज विश्व के लिए न केवल आर्थिक या रणनीतिक मॉडल है, बल्कि सांस्कृतिक आत्मबल का स्रोत भी है। अब देखिए कैसे? अब देखिए भारत केवल विकास और कूटनीति का उदाहरण ही पेश नहीं करता, बल्कि आप देखेंगे कि भारत ना सहिष्णुता हो, चाहे विविधता हो, चाहे जो भी मूल्यगत मतलब बातें हो, उसमें ना कहीं दुनिया को ना यह दिखाने का प्रयास करता है कि असली ताकत जो होता है ना वो आत्मबल से आता है। केवल बाहरी संसाधन से आप ताकतवर नहीं बन सकते हैं, बल्कि इसके लिए ना आपका आत्मबल भी मजबूत होना चाहिए। मतलब इन तमाम बिंदुओं में ना कहीं न कहीं भारत वैश्विक प्रेरणा का एक स्रोत बनने का काम किया है। फिर आप पैरा चेंज करेंगे और लिखेंगे कि आज की दुनिया केवल ताकत से नहीं चलती, उसे नैतिक दिशा भी चाहिए। जब शक्तिशाली देश टकराव और लाभ के गणित में उलझे हुए हैं, भारत ने वसुधैव कुटुंबकम और सर्वे भवन्तु सुखिन जैसे आदर्शों के जरिए वैश्विक मानवता को एक नया रास्ता दिखाया है। अब देखिए भारत ने हजारों साल पहले ही दुनिया को एक परिवार मानने की सोच दी थी, अर्थात सर्वे भवन्तु सुखिन में सबके कल्याण की भावना है। आप देखेंगे इसमें ना कभी भी वर्चस्व का दृष्टिकोण नहीं दिखाता, लेकिन आज जब दुनिया ना विभिन्न पक्षों में बटा हुआ है, तो भारत का जो यह आदर्श है ना कहीं पूरी दुनिया को जोड़ने का काम करता है। अर्थात भारत का यह दृष्टिकोण बताता है कि मानवता के मूल में एकता और करुणा होना चाहिए, तभी दुनिया ना विकास के मार्ग पर बेहतर तरीके से प्रशस्त हो सकता है। फिर आप लिखेंगे कि 2023 में G20 सम्मेलन में भारत ने एक पृथक, एक परिवार, एक भविष्य का जो नारा दिया, वह केवल स्लोगन नहीं बल्कि एक दर्शन है जो दुनिया को जोड़ने का रास्ता सुझाता है। अब देखिए कैसे मतलब दर्शन बना, मतलब ये जो G20 के सम्मेलन में जो भारत जो नारा दिया, तो देखिए भारत ने जो नारा दिया ना वह शब्दों का सिर्फ एक खेल नहीं था, बल्कि इसमें ना एक गहरा सोच छिपा हुआ था। आप देखेंगे ना कि इंडिया की जो थॉट है, मतलब भारत का जो सोच है, पूरे दुनिया को ना अपना एक परिवार की तरह मानता है। मतलब भारत ने दुनिया को सहयोग, साझा जिम्मेदारी और साझा भविष्य का रास्ता दिखाने का मतलब एक प्रकार से काम किया है। मतलब भारत का जो दर्शन है कहीं न कहीं जब भारत 2023 में G20 की जब सम्मेलन की अध्यक्षता की थी, तो इसमें ना उन्होंने एक प्रकार से नया आत्मा मतलब एक प्रकार से देने का मतलब भर देने का काम किया था। फिर आप लिखेंगे कि ऐसे समय में जब वैश्विक नैतिक शून्यता स्पष्ट है, भारत का यह मार्गदर्शन उसे एक आध्यात्मिक नेता के रूप में प्रस्तुत करता है। अब देखिए भारत का जो यह दृष्टिकोण है कहीं न कहीं विश्व को ना एक ऐसे मार्ग की तरफ प्रेरित करने का काम करता है कि दुनिया का विकास ना हमेशा मतलब ना एक प्रकार से नैतिक मूल्यों को लेकर चलने से ही मतलब हो सकता है। और फिर आप बताएँगे
कि इसके साथ ही नेपाल, श्रीलंका और अफ्रीकी देशों को वैक्सीन, अनाज, तकनीकी सहायता और आपदा राहत प्रदान कर भारत ने वैश्विक मानवीय सहयोग का भी एक उज्जवल उदाहरण स्थापित किया है। अब देखिए कैसे। अब देखिए भारत को देखेंगे ना कि मुश्किल समय में, चाहे कितना भी मुश्किल समय हो, अपने पड़ोसी हो, चाहे कोई अलग भी कंट्री हो जो दूर का भी, हमेशा इसने मदद देने का मतलब काम किया है। अब कोरोना काल में देखिए, चाहे कहीं वैक्सीन भेजना हो, चाहे कहीं अनाज भेजना हो, आपदा के समय में भी आप भारत को देखेंगे ना, बिना भेदभाव के ना अपने उन मतलब जिनसे इनका रिश्ता सही भी नहीं है भारत का, उनको भी सहायता पहुँचाने का मतलब काम करता है। मतलब भारत यह दिखाया है कि असली दोस्ती ना मतलब आपकी तब साबित होगी जब संकट में भी खड़े होकर ना किसी के साथ आप निभाते हैं। मतलब जो भारत का मानवीय सहयोग और विश्वसनीयता जो है कहीं न कहीं विश्व के सामने ना एक उदाहरण बनने का काम करता है। फिर आप लिखेंगे नेक्स्ट दृष्टिकोण से पैरा चेंज करके कि भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था केवल एक आंतरिक ढांचा नहीं रही, अब वह उसकी वैश्विक छवि का हिस्सा बन चुकी है। जब दुनिया में लोकतंत्र अस्थिर और अलोकप्रिय होता जा रहा है, तब भारत एक ऐसा देश है जहां 90 करोड़ से अधिक मतदाता चुनाव में भाग लेते हैं और सरकारें शांति से बदलती है। अर्थात कहना क्या चाह रहा है, मतलब आप देखेंगे कि दुनिया में कई हिस्सों में ना लोकतंत्र ना लड़खड़ा रहा है, लेकिन भारत को देख लीजिए, भारत में विविध प्रकार के लोग हैं, विविध प्रकार के संस्कृति है, विविध प्रकार के धर्मों से युक्त और विभिन्न जातियों के लोग बसे हुए हैं, लेकिन फिर भी आप देखेंगे ना कि 90 करोड़ से 1 अरब तक लोग मतदान करते हैं, सरकारें बिना हिंसा के बदलती है, बेहतर तरीके से चुनाव होता है। इससे क्या साबित होता है कि भारत में लोकतंत्र केवल एक व्यवस्था नहीं बल्कि एक जीवन शैली है, और भारत लोकतंत्र की सबसे मजबूत मिसाल बनकर दुनिया को यह बताने का काम करता है कि विविधता के साथ लोकतंत्र को भी बेहतर तरीके से चलाया जा सकता है। फिर आप लिखेंगे कि यह उदाहरण बाकी दुनिया के लिए एक प्रेरणा है कि विविधता और लोकतंत्र साथ साथ चल सकते हैं। भारत की विदेश नीति जो सहमति, संवाद और सहयोग पर आधारित है, वह उसी लोकतांत्रिक चेतना की अंतर्राष्ट्रीय अभिव्यक्ति है। अब देखिए भारत जब भी किसी अंतर्राष्ट्रीय मंच पे बोलता है ना, तो कभी भी देखिएगा ना कि उसमें अहम का दृष्टिकोण नहीं होता, मतलब टकराव का मार्ग नहीं अपनाता, बल्कि हमेशा भारत ने संवाद के रास्ते को अपनाने का प्रयास किया है। कभी किसी के साथ जोर जबरदस्ती करने का प्रयास नहीं किया, बल्कि सहयोग और क्या बोलते हैं, सहमति से वो आगे बढ़ने का प्रयास करता है। और यही एक लोकतांत्रिक देश का लोकतांत्रिक सोच होता है। मतलब भारत के भीतर आप देखेंगे कि चुनाव में भी, चाहे कहीं भी आप देखिए, यह दृष्टिकोण आपको ना भरपूर तरीके से नजर आएगा। मतलब भारत ने अपनी विदेश नीति से भी दुनिया को लोकतंत्र का असली स्वरूप दिखाने का काम किया है, और कहीं ना कहीं इस अभिव्यक्ति से दुनिया को जागरूक करने का प्रयास किया है, और कहीं ना कहीं प्रेरित भी करता है। फिर आप पैरा चेंज करके आप लिखेंगे कि हालांकि इन उपलब्धियों के बीच कुछ चुनौतियां भी सामने आती है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यता अभी तक लंबित सपना है। दोस्तों, जब हम जितने भी डायमेंशन का इसकी महत्ता के संदर्भ में हमने बता दिया, अब उसको बताने के बाद ना कुछ चुनौतियां भी बताएंगे, क्योंकि देखिए 9 डायमेंशन हमने बताया है ऊपर हर पैरा में चेंज करके। अब उसके बाद ना कुछ चुनौतियां बताएंगे, तो चलिए चुनौतियां को देखते हैं और फिर सुझाव देखेंगे और फिर निष्कर्ष। तो देखिए अब देखिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यता अभी भी एक लंबित सपना है, जो भारत की वैश्विक प्रभावशीलता को सीमित करता है। अब देखिए कैसे। अब देखिए इस प्रश्न को जब बिंदु पर जब आप सोचेंगे कि भारत भले ही बहुत सारा उपलब्धियां मतलब हासिल कर रही है और करते जा रही है, लेकिन यह जो पॉइंट आती है ना, तो विश्व की आप देखेंगे सबसे बड़ी आबादी है, मतलब एक चाइना के बाद हो सकता है नया जनगणना हो तो दुनिया का प्रथम देश बनने वाला है। और आप देखेंगे कि विश्व स्तर पर ना 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में भी इंडिया मतलब पहुंच चुका है। फिर भी आप देखेंगे कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत को अस्थायी सीट नहीं प्राप्त है। इससे क्या होता है, इससे कहीं ना कहीं भारत की वैश्विक नीति निर्माण में हिस्सेदारी जो होनी चाहिए वो सीमित हो जाती है। अर्थात जब तक यह सपना अधूरा रहेगा, भारत का वैश्विक प्रभाव पूरी तरीके से उस तरह से निखर कर सामने नहीं आएगा। यह एक बड़ी चुनौती है। फिर आप लिखेंगे कि आंतरिक रूप से आर्थिक विषमता, बेरोजगारी और क्षेत्रीय विकास में असंतुलन जैसी समस्याएं विकास की गति को प्रभावित करती है। अब देखिए
कैसे प्रभावित करती है? इन तमाम प्रकार के ना आंतरिक जो मतलब एक प्रकार से कमजोरी है, कहीं न कहीं भारत के प्रभाव को ना कम करने का प्रयास करती है। यह भी एक प्रकार से ना भारत की चुनौती है। फिर आप लिखेंगे, साथ ही साइबर सुरक्षा और पर्यावरणीय नीतियों के प्रभावी क्रियान्वयन के क्षेत्र में भी चुनौतियाँ बनी हुई है। अब देखिए, तकनीक के मार्ग पर तो भारत तेज़ी से बढ़ रहा है, लेकिन आप देखिए साइबर हमलों का खतरा भी उतना ही तेज़ी से बढ़ रहा है। भारत देखेंगे कि नीतियाँ तो बनाई है, लेकिन आप देखेंगे कहीं न कहीं ना जो साइबर सुरक्षा से संबंधित जो मतलब क्रियान्वयन होना चाहिए, वो पूरी तरीके से प्रभावी नहीं हो पाई है। मतलब एक प्रकार से चुनौती है। उसी प्रकार से आप देखेंगे पर्यावरणीय लक्ष्य के संदर्भ में, तो भले ही कागज़ पे आपको बहुत बेहतर दिखता है, लेकिन ज़मीन पर उसका पालन उस तरीके से नहीं हो रहा है। मतलब साइबर सुरक्षा और पर्यावरण नीतियों के दृष्टिकोण से भी ना एक प्रकार से सख्त और व्यवहारिक कदम उठाने की ज़रूरत है, और एक प्रकार से यह चुनौती है। अब इन चुनौतियों का समाधान क्या होना चाहिए? कुछ हम लोग इस दृष्टिकोण से देखेंगे, मतलब इस संदर्भों से भी देखेंगे, क्योंकि जब आप चुनौती बताते हैं तो समाधान बताने का भी आपकी मतलब जिम्मेदारी बनता है। तो चलिए एक पैरा में इसे भी देखते हैं। देखिए, इन चुनौतियों के समाधान हेतु भारत को वैश्विक मंचों पर अपनी कूटनीति को और अधिक सक्रिय और रणनीतिक बनाना होगा। आंतरिक स्तर पर समावेशी आर्थिक विकास, रोजगार सृजन, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में व्यापक सुधार करना आवश्यक है। अब देखिए कैसे? अब देखिए दुनिया में आप देखेंगे ना कि वही देश आगे बढ़ते हैं ना जो अपनी मतलब चीज़ों अंदर की चीज़ों को भी स्ट्रॉन्ग करते हैं, और बाहर भी ना काफ़ी तेज मतलब बेहतर तरीके से अपनी कूटनीति को तेज़ और सक्रिय रखने का प्रयास करते हैं। अर्थात जितना भी वैश्विक तरीके का मुद्दा है ना, जैसे सुरक्षा हो गया, पर्यावरण हो गया, चाहे आर्थिक दृष्टिकोण हो गया, मतलब अपने पक्ष को ना एक प्रकार से मजबूती से सामने लाइए, तभी ना आप वैश्विक नेता के रूप में अच्छे से मतलब स्थापित हो पाएंगे। मतलब भारत यदि इन तमाम बिंदुओं को सही तरीके से करेगा, तभी भारत असली वैश्विक नेता के रूप में एक प्रकार से स्थापित पूरी तरीके से हो पाएगा। और फिर लिखेंगे कि तकनीकी क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देते हुए साइबर सुरक्षा इंफ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ करना और पर्यावरणीय नीतियों के प्रभावी क्रियान्वयन पर बल देना भविष्य में भारत के नेतृत्व को और मजबूती प्रदान करेगा। अब देखिए इसको ऐसे समझिए, अब इन क्षेत्रों में अगर आप मतलब स्ट्रॉन्ग करेंगे, तब जाके ना कहीं भविष्य के दृष्टिकोण से ना आप अपने को काफ़ी ज़्यादा मजबूत कर पाएंगे। और फिर जब इतना लिख देंगे तो आपका बॉडी पार्ट ना पूरी तरीके से हो गया। अब हम लोग इसका एक बेस्ट निष्कर्ष देखने का प्रयास करेंगे, और जब निष्कर्ष लिख देंगे तो आपका निबंध 100% पूरा हो जाएगा। तो चलिए निष्कर्ष को देखते हैं। आज का भारत सिर्फ एक भागीदार नहीं, बल्कि वैश्विक विमर्श का एक निर्देशक बन गया है। संकटों के बीच स्थिरता, संघर्षों के बीच संवाद और अनिश्चितता के बीच आशा का दीपक जलाने वाला भारत अब वैश्विक मंच पर अनिवार्य भूमिका निभा रहा है। अब देखिए भारत सिर्फ एक भागीदार नहीं, बल्कि वैश्विक विमर्श का एक निर्देशक बन चुका है। कैसे? अब देखिए भारत पहले ना एक श्रोता के रूप में होता था, लेकिन आज सिर्फ सुनने वाला नहीं है, बल्कि दिशा तय करने वाले में शामिल हो गया है। चाहे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे क्लाइमेट चेंज जैसी बातें हो, भारत ना अपनी पहल लेकर आता है, अपनी बातों को रखता है। अर्थात भारत नए विचारों, समाधानों और सहयोग का ना एक अपना मॉडल पेश कर रहा है। अर्थात भारत अब सिर्फ भागीदार नहीं, बल्कि विश्व विमर्श का ना अगुवा बनता जा रहा है, मतलब एक नेतृत्वकर्ता के रूप में सामने आ रहा है। फिर आप लिखेंगे कि भारत का दृष्टिकोण विकास और करुणा के बीच संतुलन स्थापित करता है। विज्ञान और सांस्कृतिक रणनीति और नैतिकता, हर क्षेत्र में भारत आज एक समग्र नेतृत्व का उदाहरण बन चुका है। यह भारत अब केवल उभरता हुआ देश नहीं, बल्कि उभरते हुए विश्व का दिशा निर्देशक बन चुका हुआ है। अब देखिए भारत देखेंगे विज्ञान में ना बड़े बड़े काम करने का प्रयास किया है, मतलब इस फील्ड में झंडे गाड़ने का काम किया, झंडा गाड़ने का काम किया। लेकिन आप देखेंगे संस्कृति से भी दुनिया को दिल जीता, अपनी सांस्कृतिक दृष्टिकोण से। आप देखेंगे ना कि भारत इस तमाम दृष्टिकोणों के साथ साथ नैतिकता को भी हमेशा साथ लेकर चलता है, कभी इसको नहीं छोड़ा। जैसे मानवता हो, चाहे करुणा हो, चाहे सहयोग हो, इन तमाम चीज़ों को ना साथ लेकर चलता है। मतलब भारत ने यह दिखाया कि केवल तकनीक के माध्यम से नहीं, बल्कि नैतिक मूल्य भी उतना ही जरूरी है। जितना तकनीक जरूरी है, उतना ही आपके लिए नैतिक मूल्य भी जरूरी है। तभी आप ना एक बेहतर तरीके से अपने को पेश कर सकते हैं। और इन तमाम बिंदुओं को यदि आपने शामिल कर लिया, तो आप कहीं ना कहीं विश्व का एक प्रकार से दिशा निर्देशक
बनकर विश्व को क्या बोलते हैं, दिशा दिखाने का एक मतलब काम करेंगे, चाहे एक बेहतर मार्ग प्रशस्त करने का आप काम करेंगे। फिर आप लिखेंगे कि यह भारत का युग है जहाँ शक्ति में विनम्रता है, जहाँ प्रगति में मानवता है और जहाँ नेतृत्व में करुणा है। अब इस लाइन को लिखकर ना इंड करेंगे। अब देखिए इस लाइन का अर्थ क्या हुआ, इसको भी हम लोग देख लेते हैं कि इसका अर्थ क्या हुआ। तो देखिए आज भारत स्ट्रांग है, लेकिन भारत के अंदर ना अहंकार नहीं है। भारत की ताकत क्या है, विनम्रता है। भारत भले ही तेजी से मतलब आगे बढ़ रहा है, लेकिन मानवता को कभी भी नहीं भूला है। मतलब दुनिया को नेतृत्व करने के मतलब चरण में वह जरूर आ रहा है, लेकिन हमेशा आप देखेंगे कि करुणा को भी साथ लेकर मतलब चलता है। मतलब भारत का यही गुण है जो आज के भारत ना दुनिया के लिए प्रेरणा देने का मतलब काम कर रहा है। मतलब करुणा, नेतृत्व, करुणा और प्रेरणा दोनों को साथ लेकर चल रहा है। अब देखिए इन तमाम बिंदुओं को लिख देने के बाद आप ना इस निबंध को पूरे अच्छे तरीके से लिख दिए। मतलब इतना जब आप लिख देंगे तो आप यकीन मानिए ना आपका निबंध 100% हो गया। दोस्तों इस टॉपिक का हमने एक शॉर्ट रिवीजन नोट्स भी बना दिया था या बना दिया हूँ, जिसे आप कम टाइम में रिवीजन कर सकते हैं। एक दृष्टिकोण से आप देख लीजिए, भूमिका, फिर मुख्य बिंदु जो मतलब डायमेंशन देना था, आर्थिक शक्ति, वैश्विक कूटनीति में संतुलन, तकनीकी नेतृत्व, पर्यावरणीय नेतृत्व, सतत विकास की दिशा, सांस्कृतिक शक्ति, नैतिक और आध्यात्मिक नेतृत्व, मानवीय सहयोग की दिशा, लोकतांत्रिक आदर्श, सीमाएं, सुझाव और निष्कर्ष। मतलब इन तमाम प्रकार से बिंदुओं में मतलब शॉर्ट नोट्स में भी मैंने आपके लिए बना दिया है। इसे आप बेहतर तरीके से ज़रूर देख लीजिएगा।